गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलों का संयोजन। यानी कि जैसा कि हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट में हमें सेलों को जोड़ना आना चाहिए। और हमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस प्रकार सेलों को जोड़ें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यानी कि आपको पता है कि हम चाहे रेजिस्टेंस की बात करें, चाहे संधारित्र की बात करें, इन सब का संयोजन जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जैसे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। ठीक है, तो हमारे सेल भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि हम सेलों को जो जोड़ने की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार से हम सेलों को जोड़ सकते हैं, जिसमें से आपका है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। अब इसमें कई कंडीशंस बन जाती हैं कि हम किस प्रकार के सेलों को आपस में जोड़ रहे हैं और कैसे जोड़ रहे हैं। लेकिन हम एकदम साधारण विधि, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है, या आप कह सकते हैं आपके सिलेबस में है भी नहीं, ये कभी पूछा तो नहीं जाता यूपी बोर्ड में, लेकिन ये हमें एक जनरल नॉलेज के रूप में या हमें अपनी जनरल लाइफ के रूप में इसका बड़ा यूज है कि हम अगर ऐसा मौका मिलता है कि 2 या 2 से अधिक सेल हमें जोड़ने पड़ते हैं और हमें उन सेलों का यूज किस प्रकार करना है और कहाँ पर करना है, तो इस बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हमें लगता है कि हम इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा का समय है, ऊर्जा से ही हमारे हर काम होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सेलों का संयोजन हमें जानना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं सेलों के संयोजन में सबसे पहली विधि जो आपकी है वो है श्रेणी क्रम। संयोजन। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में रियल में होता क्या है, इसमें एक धन सिरा बैटरी का और दूसरा बैटरी का ऋण सिरा, फिर धन सिरा, फिर ऋण सिरा, ऐसे कई सेल जुड़े हुए होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सेल था, एक सेल, और फिर हमने एक दूसरा सेल लिया, ये दूसरा हुआ, और एक सेल और जोड़ देते हैं इसमें, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास 3 सेल थे और इन सेलों को किसी प्रतिरोध से जोड़ा गया था और इन सेलों का जो विद्युत वाहक बल था ई और ई था, और इसमें एक प्रतिरोध लगा था जिस प्रतिरोध का मान कितना था, स्मॉल आर। और इन सेलों के बीच जो इनके आंतरिक प्रतिरोध थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रोल अदा करने वाले हैं, वो मान लेते हैं पहले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध था वो स्मॉल आर, दूसरे का भी आंतरिक प्रतिरोध था स्मॉल आर, और तीसरे भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध था वो भी था आपका स्मॉल आर। ठीक है ना। तो हमने 3 सेल लिए हैं, इन सेलों का जो विद्युत वाहक बल है ई, यानी कि तीनों सेलों का विद्युत वाहक बल समान लेते हैं। यहाँ पे सेल का ऐसा भी संयोजन हमें देखने को मिलेगा कि सेल के जो विद्युत वाहक बल हैं वो अलग अलग होंगे और उनके आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे। लेकिन इस बेस में जब हम एकदम साधारण रूप से सेलों को जोड़ते हैं जिनके विद्युत वाहक बल समान हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, आपस में समान है। अगर हमने मान लिया कि ऐसे ही कितने सेलों को जोड़ रखा है, n सेलों को जोड़ रखा है, यहाँ पे n सेलों को भी दिखा देते हैं, या डैश 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 करके कितने सेल थे, सेलों की संख्या n थी। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा प्रतिरोधों का संयोजन होता है, उस संयोजन में क्या करते हैं कि हम अगर 10 प्रतिरोध हैं और एक समान है तो उनका 10 गुना कर देते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है R इज इक्वल टू श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 डैश डैश RN तक,
यानी कि अगर n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका संयोजन कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि श्रेणी क्रम में 2 या 2 से अधिक सेल जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं n सेल जुड़े हुए हैं, तो इनका जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो होगा सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। ठीक, एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E है, तो 2 सेल का कितना होगा? 2E होगा। 3 सेल का कितना होगा? 3E होगा। वैसे अगर सेलों की संख्या n कर दी जाए तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा NE। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रतिरोध की, यानी कि अगर हम देखें तो पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध r, दूसरे का भी r, तीसरे का भी r, और इसके साथ एक बाहर भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध है R। अगर हम कहें कि इन सेलों का सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का प्रतिरोध कितना है? r। तो अगर n सेल है तो उनका कुल जो प्रतिरोध हो जाता है वो कितना हो जाता है? n इंटू r। ठीक है, अब इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो बाह्य प्रतिरोध था ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये बाह्य प्रतिरोध भी इसी बैटरी के साथ जुड़ा हुआ था, अर्थात जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। अभी तक तो हमने किसका प्रतिरोध निकाला है? सिर्फ सेलों का प्रतिरोध निकाला है। अब हम अगर परिपथ का कुल प्रतिरोध लिखें तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो ये आंतरिक प्रतिरोध कितने हुए थे? N R, और जो इसका बाह्य प्रतिरोध था इसके साथ श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ है जिसका मान R है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाता है NR प्लस R। ऐसी स्थिति में यदि हम कहें कि इन सेलों के द्वारा इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बहने वाली है तो हम ये निकाल सकते हैं, पर अर्थात परिपथ में बहने वाली धारा, हम जानते हैं धारा बराबर I बराबर क्या होता है हमारा? विभव बटा प्रतिरोध, I बराबर V बटे R। और हम देख चुके हैं कि कुल सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना है? N E है, और कुल प्रतिरोध का मान कितना है? N R प्लस R, अर्थात जो परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान होगा वो NE अपान N R प्लस R के बराबर हो जाएगा। अब ये तो हमने संयोजन सीख लिया। अब यहाँ पे परिपथ में जब हमने इतने सारे सेलों को जोड़ दिया, एक प्रतिरोध भी जोड़ दिया, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनती हैं। यदि हम लिखें यदि NR यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा हो, बहुत छोटा हो, किससे? R से, यानी कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध यानी कि जो बाहर प्रतिरोध लगा है उस बाह्य प्रतिरोध से यदि बहुत ही छोटा है तो हम इस सूत्र में NR को हटा देते हैं, क्योंकि NR की वैल्यू बहुत कम बताई जा रही है अपेक्षाकृत इसके बाह्य प्रतिरोध यानी जो बाहर प्रतिरोध लगा है उस प्रतिरोध की अपेक्षा। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम NR को बहुत छोटा मान लें और R को उसके हिसाब से बहुत बड़ा मान लें तो सूत्र हमारा क्या बनता है? तो I इज इक्वल टू NE अपान R। अगर हम इन्हें ठीक से समझें तो ये हो जाता है NE अपान R, यानी कि E अपान R कौन है?
E अपान आर होगा आपका एक सेल के द्वारा प्राप्त धारा, क्योंकि हम जानते हैं धारा I बराबर होता है V बटे आर या E बटे आर, जहाँ पे ये किसी एक सेल के द्वारा उत्पन्न धारा का मान होती है। और यहाँ पे देखें, यदि हमने n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा था, आंतरिक प्रतिरोध सेलों का कम था, तो ऐसे में स्थिति में क्या होगा कि सेल से जो उत्पन्न होने वाली धारा I का मान है वो एक सेल में उत्पन्न धारा की n गुनी होती है। अर्थात इससे हमें अगर अधिक धारा प्राप्त करनी हो, ऐसा आप लिख भी सकते हैं, यदि हमें अधिक धारा प्राप्त करनी हो तो हम सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो जाए कि n r की वैल्यू r की अपेक्षा ज़्यादा हो, यदि ऐसा हो जाए, यदि इस बार n जो r की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए, किससे? बाह्य प्रतिरोध से, यानी कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो अपेक्षाकृत जो बाहर एक प्रतिरोध लगा है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, आइए देखते हैं। कैपिटल R की वैल्यू अगर इस सूत्र में हम ज़्यादा कम रखते हैं और NR की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं तो होगा क्या? जो परिपथ में बहने वाली धारा, तो धारा I इज इक्वल टू, हमें R को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि R बहुत छोटा है अपेक्षाकृत NR के, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा N E अपान N R। N से N आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा E अपान स्मॉल r। अर्थात इस समय जो परिपथ से धारा उत्पन्न हो रही है उस धारा का मान बहुत ही क्षीण है, क्योंकि हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो सिर्फ ये एक सेल के विद्युत वाहक बल, देखो यहाँ n से गुणा नहीं है, अर्थात सिर्फ एक सेल के द्वारा उसके आंतरिक प्रतिरोध में जो धारा उत्पन्न हो रही है सिर्फ हमारा सेल उतना ही धारा दे सकता है। अर्थात यदि बाह्य प्रतिरोध का मान कम है और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें धारा का मान ज़्यादा नहीं प्राप्त हो सकता है। और अगर हम बात करें कि अगर बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है तो ऐसी स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से हम अधिक धारा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा संयोजन है हमारा जी हाँ। तो दूसरा जो हमारा सिस्टम है जोड़ने का सेलों को, वो कौन सा क्रम है? समांतर क्रम संयोजन। तो मान लेते हैं हमारे पास दो चार सेल थे, या हम मान लेते हैं हमारे पास n सेल थे जिनके विद्युत वाहक बल का मान कितना था? E था। तो यहाँ पे मानते हैं और इसका चित्र बनाते हैं, मानेंगे कि ये हमारे सेल हैं, एक सेल ये हुआ, दूसरा है ये है, तीसरा ये है। ऐसे डैश डैश करके इन सेलों के धन सिरों को एक साथ और इन सेलों के ऋण सिरों को एक साथ हमने जोड़ दिया, और इन सेलों का जो विद्युत वाहक बल था सबका एक समान था, और ऐसे हमने n सेलों को जोड़ रखा है, और n सेलों के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, प्रतिरोध, जिसका मान कैपिटल R है। और इन सेलों का जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो मान लेते हैं कितना है? स्मॉल r है। चलिए इनको भी मान लेते हैं। सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, ठीक, स्मॉल r है। अगर ऐसा है तो आइए देखते हैं कि अगर ये सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सभी सेलों को संयोजन के बाद जो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा?
समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों को मिलाकर कुल विद्युत वाहक बल। इस बार हमने समांतर क्रम में सेलों को जोड़ रखा है, तो इस बार जो हमारा कुल विद्युत वाहक बल आएगा वो किस फार्मूले से आएगा? जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r डैश डैश। ऐसे पढ़ने में होता क्या है कि जब हम सेलों का संयोजन करते हैं तो सेलों का संयोजन में हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो कुल विद्युत वाहक बल होगा इस बार Ne नहीं होगा, बल्कि आपका जी। तो इस बार ये सभी समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस बार विद्युत वाहक बल n गुना नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, तो प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो कुल विभव होता है वो सबका एक समान होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमने n सेलों को एक साथ समांतर क्रम में जोड़ रखा है तो जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो इस बार n गुना नहीं बल्कि सिर्फ कितना होगा, E ही होने वाला है। आइए अब निकालते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। हम देख रहे हैं ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध और उसके साथ ये वाला भी, ये सभी प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आइए निकालते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध इसे r डैश मान लेते हैं और ये हो जाएगा 1 कुल प्रतिरोध इज इक्वल टू 1 स्मॉल r प्लस 1 फिर से स्मॉल r, फिर डैश डैश करके कहाँ तक जाना है हमें, 1 स्मॉल r, n पदों तक हमें r को जोड़ना है। अब इसमें हम एक रेजिस्टेंस और जोड़ेंगे जो हमारा ये बाह्य प्रतिरोध है 1 कैपिटल R को भी। अगर हम ऐसे R R R करके n पदों को जोड़ते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन आता है वो 1/r इज इक्वल टू n अपान स्मॉल r प्लस 1/r डैश। इनको हल करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1/r इज इक्वल टू n r डैश अपान r डैश इंटू स्मॉल r। पलट देते हैं, ये हमारा प्रतिरोध आ जाता है r डैश स्मॉल r अपान n r डैश। r डैश से r डैश आपका n r डैश प्लस r डैश प्लस r, ठीक है ना। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है। इस रेजिस्टेंस की सहायता से हम यहाँ पे इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो परिपथ का हम अब निकालते हैं कुल प्रतिरोध। अगर हम परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारे रेजिस्टेंस हमारे जो जुड़े हैं वो समांतर क्रम में हैं और n प्रतिरोध हैं, तो इनका कुल संयोजन हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू, हम इसके टोटल रेजिस्टेंस को r डैश मान लेते हैं और जो रेजिस्टेंस टोटल आएगा हमारा 1/r प्लस 1/r डैश डैश करके 1 कहाँ तक हमें जोड़ना है, n पदों तक जोड़ना है। तो ऐसे में ये संख्याओं का योग हो जाएगा n और बटे r, और ये पलट के मान जो आएगा हमारा ये 1/r डैश का आ रहा है। हमें अगर r टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल निकालना है तो ये हो जाएगा स्मॉल r अपान n, यानी कि ये जो हमारे आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोधों का जो कुल संयोजन आता है वो क्या स्मॉल r अपान n आता है। और इन आंतरिक प्रतिरोधों के साथ ये जो बाह्य प्रतिरोध हमारा है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अर्थात परिपथ
का कुल प्रतिरोध जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा स्मॉल r अपान n प्लस कैपिटल R। ये हमारा आता है परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध आने के बाद हम क्या करते हैं, परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकालते हैं। और हम जानते हैं धारा का जो सूत्र होता है परिपथ में बहने वाली धारा। परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर हम जानते हैं परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल जो कितना था E था, तथा कुल रेजिस्टेंस कितना था, वो रेजिस्टेंस आपका था R अपान N प्लस कैपिटल R। ये हो गया परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। अगर हम इसे हल करते हैं तो ये मान हमारा जो आगे बढ़ के आता है I इज इक्वल टू N E अपान R प्लस N R, अर्थात परिपथ में बहने वाली धारा का मान NE अपान स्मॉल r प्लस NR के बराबर होता है। अब यहाँ पे वही पुरानी शर्तें हम फिर से लगाते हैं। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, बहुत कम हो और बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो, यदि स्मॉल r क्या हो, बहुत छोटा हो, किसकी अपेक्षा, बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा, यानी कि कैपिटल R का मान बहुत ज़्यादा हो और स्मॉल r का मान बहुत कम हो, तब यहाँ पे स्मॉल r को हमें छोड़ना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में बहने वाली धारा, तो परिपथ की धारा I बराबर क्या हो जाएगा, हम R को छोड़ देंगे तो N E अपान N R बचेगा, N से N कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा E अपान R। अर्थात जो परिपथ में धारा बहने वाली है वो एक सेल के द्वारा उत्पन्न धारा की क्या होगी, बराबर होगी। तो आइए देखते हैं, यदि मान R का कम हो और स्मॉल r का ज़्यादा हो, यदि स्मॉल r इस बार क्या हो, बहुत ज़्यादा हो कैपिटल R की अपेक्षा, तो हमें R को क्या करना पड़ेगा, R को, कैपिटल R को हमें छोड़ना पड़ेगा और हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, तो I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये N E अपान, हमें कैपिटल R को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे बच जाएगा स्मॉल r। अर्थात इस बार जो परिपथ में धारा बहेगी E अपान स्मॉल r की n गुनी होने वाली है। इस बार हमें ज़्यादातर फायदा होने वाला है। यदि हमें धारा का मान अधिक ज्ञात करना है, अधिक पाना है, तो हमें एक सेल के द्वारा, अगर मतलब एक सेल की कई गुना से धारा हमें प्राप्त करनी है, तो हमें आंतरिक प्रतिरोध को अधिक रखना पड़ेगा और बाह्य प्रतिरोध को उसकी अपेक्षा कम रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।